हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी झिकनिया में। और इस श्रृंखला में हम लेकर चल रहे हैं सीटेट के पर्यावरण टॉपिक को। कल भाग 1 में क्लास 1 में मैंने पार्ट 1 को पढ़ाया था, क्लास 5 के पार्ट 1 को। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। तो भाग 2 है, ये क्लास 2 है। इसमें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 हो सकता है देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का नाम है कहानी सपेरे की। कहानी सपेरे की, यहाँ सपेरों की कहानी के बारे में बताया गया है। और सपेरों की एक जाति होती है, उस जाति का नाम है कालबेलिया। उस जाति का नाम है कालबेलिया, ठीक है। तो अब हेडिंग दे देंगे कालबेलिया। ठीक, कालबेलिया। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है। कालबेलिया जो है सपेरों की एक जाति है, ठीक है। ये जंगल में सांप पकड़ते हैं और उन्हें पकड़कर जो है खेल दिखाते हैं। उन्हें पकड़कर ये क्या करते हैं, खेल दिखाते हैं। और खेल दिखाने के बाद जो उन्हें कुछ प्राप्त होता है उससे अपनी जीविका ये चलाते रहते हैं। ये किसानों के घर में जाकर भी सांप निकालते हैं। जैसे किसी किसान के घर अगर सांप निकल आया तो वहाँ भी वो जाते हैं और सांप को निकालते हैं। ये जड़ी बूटियाँ जो है जंगल से लाते हैं और जड़ी बूटियों को तथा दवाओं को ये बेचते हैं और सांप काटने की दवा भी ये क्या करते हैं, बेचते हैं। कालबेलिया जाति जो है एक सपेरे की जाति होती है। ये जहरीले सांप से जहर निकालकर उसे भी बेच देते हैं। ये जहरीले सांपों से जहर निकालकर उसे भी ये बेच देते हैं। ये जब अपने घरों में अपने बेटियों की शादी करते हैं तो जैसे हम लोग आज मोटरसाइकिल और कार देते हैं, ये लोग जो है अपने बेटियों की शादियों में सपेरे जो है सांप देते हैं, सांप की टोकरियाँ देते हैं। इनका एक नृत्य होता है, इनका एक नाच होता है जिसे कालबेलिया नाच कहते हैं। इस कालबेलिया नृत्य में ये सांपों की मुद्रा बनाते हैं, ठीक है। जैसे सांपों जैसा वो मुड़कर डांस करना होना ये करते हैं, सांपों जैसी मुद्रा बनाते हैं। सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप जो है किसान के खेतों में जाकर चूहे खाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वे चूहे जो फसलों को नुकसान करते हैं सांप द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसी में एक और पॉइंट है भारत में पाए जाने वाले सांपों की, जहरीले सांपों की। तो हेडिंग दे दीजिएगा भारत में। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट लिखिएगा भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। ठीक है, तो भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप, भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें सिर्फ 4 ही सांप जो है, 4 सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। हम लिख देते हैं ये कौन कौन से हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया
और अफाई, अफाई, ठीक है। तो भारत में ये 4 प्रकार के नाग जो होते हैं बहुत जहरीले होते हैं। जितने भी भारत में नाग सर्प पाए जाते हैं, जितने भी भारत में सर्प पाए जाते हैं, उन सर्पों में ये 4 प्रकार के सर्प जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, जिसमें नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ठीक है। आते हैं इसी में एक और पॉइंट पे, सांप जब किसी को काटता है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत, उसके 2 खोखले दांत होते हैं, यहाँ पे छेद होता है, ठीक है, दांतों में, ठीक। सांप के मुंह में 2 दांत होते हैं, उन दोनों दांतों के बीच में एक छेद होता है। तो सांप जो किसी को काटते हैं तो उसके 2 खोखले दांत व्यक्ति के शरीर में जहर डाल देते हैं, व्यक्ति के शरीर में जहर डाल देते हैं, ठीक है। व्यक्ति के शरीर में जो जहर जाता है वो सांप के खोखले भाग से होकर जाता है, और सांप में 2 दांत होते हैं। जब वो 2 दांत सांप किसी व्यक्ति के शरीर में गड़ाता है या धंसाता है तो जहर वह वहीं से उगलता है। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवा सीरम कहलाती है, और सीरम भी एक तरह से किसी सांप का जहर ही होता है, ठीक है। वो किसी सांप के जहर से ही बनाया जाता है सीरम। तो सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए जो दवा बनती है उसे सीरम कहते हैं, और यह भी किसी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो भाग 2 पाठ 2 में सपेरी कहानी में ये 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे, ठीक। अब हम बात करेंगे पाठ 3 की, ठीक है। तो पाठ 3 का नाम है चखने से पचाने तक, चखने से पचाने तक, ठीक है। तो पार्ट 3 है चखने से पचाने तक। अब इसमें एक पॉइंट दीजिएगा, जीभ पर स्वाद का ज्ञान, जीभ पर स्वाद का ज्ञान। तो जितने भी इस टॉपिक्स में से हैं, इस पार्ट में से जो टॉपिक है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक आप लिखिएगा, जीभ पर स्वाद का ज्ञान। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग स्वाद होता है। जैसे कि चीनी मीठी लगती है, मिर्चा तीखा लगता है, कच्चा आम कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है, नींबू का रस खट्टा लगता है। तो ये विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न तरह से ये स्वाद होता है। और इस स्वाद का अनुभव कौन कराता है? तो इस स्वाद का अनुभव कराती है जीभ, हमारी जो जीभ होती है। और इस जीभ पर ये स्वाद कैसे पहचाने जाते हैं, कभी आपने सोचा है? इस जीभ पर एक अंकुर पाए जाते हैं और वो अंकुर जो है इन स्वादों को ग्रहण करते हैं। और जीभ मान लीजिए ये ऐसी है, ठीक, ये बगल का भाग कुछ अलग स्वाद देता है, ये आगे वाला भाग कुछ अलग देता है, मध्य वाला भाग से कुछ अलग होता है, पक्ष वाले भाग से कुछ अलग स्वाद हमें मिलता है। जीभ के अग्र भाग से हमें मीठा, जीभ के अग्र भाग से हमें मीठा स्वाद ग्रहण होता है। इसके पिछले भाग से कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। बगल वाले भाग से खट्टा,
खट्टा स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, और इस तरह से बीच वाले भाग से तीखा और नमकीन जैसा स्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस टॉपिक में यही आपको पढ़ना है। आप इसमें नोट्स बना सकते हैं कि अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है। इन स्वादों का पता हमें जीभ के द्वारा लगते हैं। इस जीभ के माध्यम से हम खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा स्वाद में अंतर कर लेते हैं, क्योंकि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहती हैं। इनसे ही स्वाद का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा नंबर 2 देखा, जीभ के अग्रभाग से मीठा स्वाद, पक्ष भाग से कड़वा स्वाद, बगल के भाग से खट्टा स्वाद का आभास होता है। ठीक है, तो ये होता है जीभ का फंक्शन। और जीभ आपके भोजन को जो है लपेटकर, लार से मिलाकर जो है चबाने में सहायता भी करती है। अब इसी चैप्टर में दूसरा पॉइंट है हमारे मुख में लार क्या काम करती है। हमारे मुख में लार क्या काम करती है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो मैं पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पाठ में ऐसे पॉइंट लिखे नहीं हैं। ये पॉइंट मैंने अपने तरफ से आपको पढ़ाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, हाँ, इन पॉइंटों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और प्रश्नों का जो है आप देखिएगा सीटेट में इस पर आधारित बहुत प्रश्न आए रहे हैं। ठीक है, और प्रश्नों का एक अभ्यास सेट मैं आपको कराऊंगा। उसमें मैं प्रश्नों को बताऊंगा किस ईयर में कौन सा प्रश्न है, वो मैं लेकर आऊँगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, हमारे मुंह में लार का क्या काम होता है। तो आप जान जाइए कि हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथियां होती हैं और इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है। इस लार में जो है टैलिन नामक एक लार होती है जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। ठीक है, भोजन को पचाने में ये क्या होती है, सहायता करती है या सहायक होती है। जब हम कोई भोजन अपने मुंह में लेते हैं तो दांत उसको पीसते हैं और पीसने में लसलसा बनाने के लिए ये लार बहुत सहायक होते हैं। लार इन भोजन से मिलकर भोजन को लसलसा बना देते हैं। जो भोजन हमें निगलने में सहायता, मतलब जिस भोजन को हम जो है निगलने में हमें सहायता होती है, अगर लार इसमें नहीं मिले रहेगी तो हमें निगलने में सहायता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ लार ग्रंथियों से निकला हुआ लार कार्बोहाइड्रेट का 10% भाग यही पाचित कर देता है, पचा देता है और हमारे मुख में आए हुए कुछ हानिकारक जीवों को लार जो है वो नष्ट कर देता है। इस तरह से जो है हमारे मुख में लार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में कुछ ग्लूकोज के बारे में भी दिया गया था कि ग्लूकोज का क्या काम होता है। ठीक, तो आप हेडिंग बनाकर लिख लेंगे, ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए
ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें शरीर को ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है ताकत मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वह शरीर का ईंधन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर का क्या होता है? ईंधन होता है। ठीक है, जब हम खाना और पानी नहीं खा पाते, बुखार होता है, नहीं खा पाते हैं, शरीर खराब होता है, नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या हमको दस्त हो गया, उल्टी हो गई, हमारे शरीर में भोजन नहीं टिक पा रहा है, पानी नहीं टिक पा रहा है, नहीं रुक रहा है, उस समय ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और ग्लूकोज इसलिए चढ़ाया जाता है कि ताकि शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके। ठीक है, जो शरीर में कमजोरी आ जाती है वो कमजोरी जो है इस ग्लूकोज के पानी को चढ़ाने से दूर होती है। ठीक, और ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिलती है और हिम्मत भी मिलती रहती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, खेल खेलते हुए खिलाड़ियों के लिए ग्लूकोज भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें खेलते समय ग्लूकोज का पानी पीना चाहिए। ग्लूकोज के पानी पीने से उन्हें ताकतवर जो है ईंधन प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। खासकर जो हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं, एथलेटिक्स हो, उनके लिए ग्लूकोज बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जो उनकी ऊर्जा जो है खेलने में नष्ट हो रही हो वह उसे तुरंत प्राप्त कर सके और शरीर तरोताजा रह सके। इसलिए ग्लूकोज बहुत आवश्यक होता है। ओके, अच्छा, अब इसी चैप्टर में एक भाग दिया, पेट में झाका जाना भेद। पेट में झाका, पेट में झाका जाना भेद। ठीक है, अब इसमें बहुत लंबा ये कहानी के रूप में चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें मूल्य बात क्या निकल कर आती है, परीक्षा में क्या पूछ सकता है, बस उतना ही आप नोट करें, वही आपके लिए फायदेमंद है। इससे ही एक मूल तथ्य निकल कर आता है कि पेट में ही पाचन क्रिया संपन्न होती है। पेट में पाचक रस होते हैं और ये पाचक रस ही भोजन को पचाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें होता है पेट में जो ये पाचक रस होता है वह एक अम्ल या एसिड की तरह होता है जो भोजन को पचाता है। हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पाचन में भी सहायक करता है और ये हमारे शरीर में भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। तो अगर कहीं प्रश्न ये आ जाए कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है। पेट में ये पाचक रस जो है भोजन को बहुत जल्दी पचाते हैं। अगर इन्हीं पाचक रसों को अगर बाहर रखकर और उसमें भोजन डाला जाए तो वो जल्दी नहीं पचेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आती है, पेट में जो है पाचक रस होते हैं और भोजन को पचाते हैं, और हमारे पेट में जो है अम्ल होते हैं, खासकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को पचाता है। चलिए, यहाँ पर इस चैप्टर में कालाहांडी जिले के बारे में चर्चा किया गया है। कालाहांडी जिला, इस चैप्टर में कालाहांडी जिले के बारे में चर्चा किया गया। यह जिला उड़ीसा राज्य का जिला है और यहाँ जहाँ एक तरफ बहुत अधिक चावल उत्पादित होता है और दूसरे राज्यों को भी यहाँ से चावल भेजा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि इसी जिले में ज़्यादातर मजदूर
भूखमरी का शिकार बनते हैं, खाने को अनाज नहीं रहता है। तो कालाहांडी जिला में यहाँ विषमताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि कालाहांडी जिला कहाँ है, तो कालाहांडी जिला जो है वह उड़ीसा में है। ठीक है, तो आज आपके क्लास 5 के किताब से मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर किया है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक को मैंने उठाया है। आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को रोक रख कर पॉज करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आने वाले सीटेट पेपर में आप अच्छे से पर्यावरण को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर बताइए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जाकर बात कर सकते हैं। अगर ये YouTube पर आप देख रहे हो तो YouTube में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मास्क लगा कर रहिए और घर से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।